नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और विद्या जीएस निकेतन पे। चलिए आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास नंबर 4 होने वाली है। पिछला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा पॉलिटी या ऑल सब्जेक्ट हिस्ट्री साइंस। अभी थोड़ा हम लोग का फेस्टिवल चल रहा है दुर्गा पूजा। आप लोग को हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, मेरे दोस्त फ्रेंड्स सभी को आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग थोड़ा इस पर्व में बिजी रहते हैं, तो इसके लिए आप लोग की क्लास फिर भी हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम अपलोड करने की। चलिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी बोले आके क्लास करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो आज हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ने वाले हैं, शेड्यूल्स और पार्ट्स। जितने भी संविधान में भाग हैं और संविधान में अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में पढ़ने वाले। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टोटल भाग कितने हैं तो 22 हो गए, 22 हैं। अभी तो बढ़ गए हैं, 25 के लमसम हो गए। फिर भी उसमें से इम्पोर्टेंट पढ़ना है। शेड्यूल कितने हैं, 12। पहले 8 थे, अब 12 हो गए। चलिए, तो 12 है तो उसमें भी इम्पोर्टेंट पढ़ना है। चलिए, तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट में भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भाग 2 भी इम्पोर्टेंट, नागरिकता है, सिटीजनशिप के बारे में पूछता है। पार्ट 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक भाग 2 में है। आर्टिकल फर्स्ट भाग 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। फिर भी वो दोनों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये संविधान के आर्टिकल 12 से 35 के बीच हम लोग आर्टिकल के क्लास पढ़ चुके हैं। अगर जो भी बच्चे स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो क्लास नंबर 3 जाके देख लीजिएगा पॉलिटी की। आपको उसमें आर्टिकल से संबंधित सारे क्वेश्चन डॉट्स दूर हो जाएंगे। जाके वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं प्रीवियस क्लास को करके हैं, क्योंकि हम लोग कंप्लीट थ्योरी 1 लाइनर बेस में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप प्रीवियस क्लास देख के नहीं आएंगे तो आपको समझ में उतना अच्छा से नहीं आने वाला है। तो आप प्रीवियस क्लास देख के आएँ। हर एक क्लास अपने में लिंक होता है। हम लोग का मतलब जैसे टाइम टेबल है, 2 दिन पॉलिटी सप्ताह में पढ़ा रहे हैं, मंडे ट्यूसडे। फिर हिस्ट्री की क्लास होगी 2 दिन। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है 1 दिन, फिर 1 दिन ज्योग्राफी है, 1 दिन साइंस है। बहुत सारी चीज़, जैसे एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा तो फिर दूसरा साइंस का डबल कर देंगे, क्योंकि साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, आपको भी पता है। चलिए, तो पढ़ते हैं भाग 3 क्या है। मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35। यह सबसे महत्वपूर्ण खंड है जो कि सभी नागरिकों को 6 लोकतांत्रिक अधिकार, संविधान जब बना था तो 7 फंडामेंटल राइट, एक जो था राइट टू प्रॉपर्टी उसे हटा दिया गया है, मतलब अब लीगल राइट बना दिया गया। पहले अब संविधान के तो था मौलिक अधिकार में, तो उसे मौलिक अधिकार से हटा के लीगल राइट, कानूनी अधिकार है आपका, आप रख सकते हैं। सभी नागरिकों को 6 लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसमें समानता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा, इसे याद रखिएगा, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को, मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट, किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स
काउंसिल कहते हैं। DPSP स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, 36 से 51 तक। ये सरकार के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कानून और नीतियां बनाने के लिए निर्देशित। ये जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय जितने भी है उसको बढ़ावा देता है और नए नए कानून नीतियां बनाने के लिए निर्देशित करता है। अदालतों द्वारा लागू किए जा सके लेकिन देश के शासन के लिए मौलिक। अदालत इसे लागू नहीं कर सकती क्योंकि नैतिक मूल्य होते हैं। जैसे आपको कूड़ा कचरा साफ रखना ही चाहिए, तो अब ये तो फिक्स नहीं है कोई आदमी रखे नहीं, मतलब नहीं रखता है तो उसको तुरंत सज़ा हो जाए। इसलिए अदालत इसको फिक्स नहीं है लागू करना है, लेकिन इसका पालन होना चाहिए। देश के शासन के लिए मौलिक मतलब महत्वपूर्ण है। चलिए भाग 4A में पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ये कहाँ से लिया गया था? तो ये USSR, सोवियत संघ रूस, वहाँ से लिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहते हैं? हम लोग अमेंडमेंट भी पढ़ चुके हैं, तो ज़रूर बताइएगा। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके तहत बहुत से बदलाव हुए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नागरिकों के कर्तव्य को निर्धारित करता है ताकि वे राष्ट्र की क्या कर सके? संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रख सके। मौलिक कर्तव्य जो है उसका मुख्य 11 मौलिक कर्तव्य है संविधान में। पहले 10 थे, एक बाद में जोड़ा गया है 2002 में। उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। उससे पहले मूल संविधान में 10 ही आए थे। जब जोड़ा गया हो 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 आए थे, बाद में एक और जोड़ा गया। चलिए पढ़ते हैं आगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मौलिक कर्तव्य क्या? राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने में मदद करना। भाग 5 क्या कहता है? संघ, केंद्र सरकार के बारे में भाग 5 बात करता है। अनुसूची 52 से 151, 151 तक, 52 से लेकर 151 तक। यह भाग संघ सरकार की संरचना से संबंधित है। संघ सरकार की संरचना में कौन कौन से आते हैं? गवर्नमेंट के 3 टाइप: कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी। उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कार्यपालिका में हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। विधायिका में संसद और न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय शामिल है। न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, इसे ही कहते हैं कानून की रक्षा करता है न्यायपालिका, जुडिशरी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? ओनली सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय। जितने भी हाई कोर्ट हैं वो भी आ सकते हैं, या तो उच्चतम न्यायालय आएगा क्योंकि सब देश में सर्वोच्च होता है उच्चतम न्यायालय। तो अपना लोग का कहाँ है? दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। विधायिका कानून निर्माण करती है, विधायिका से संसद ही कानून बनाती है देश में। उसमें भले जितने मंत्री बैठते हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स, विपक्ष के नेता सभी बैठते हैं, सबकी मंजूरी से पास होता है, राष्ट्रपति साहब का सिग्नेचर लगता है। कार्यपालिका क्या हुआ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 6 राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में बताता है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। यह भाग राज्य सरकार की संरचना का वर्णन करता है, जिसमें राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। विधायिका में राज्य की विधायिका, उच्च न्यायालय। सभी राज्य में हाई कोर्ट है। सभी राज्य में 2 राज्य के लिए 1 हाई कोर्ट भी हो सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। किसी किसी जगह है 2 राज्य के लिए 1 हाई कोर्ट, तो फिर भी तो है, तो वो उसकी क्या होगी? उच्च न्यायालय होगी। कानून बनाती है राज्य विधानमंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग
11th संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263। यह भाग भारत सरकार की संघीय संरचना को समझने के लिए आवश्यक, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों के वितरण का विवरण देता है। भाग 11 कहता है संघ और राज्य सरकार के बीच जितने भी वाद विवाद हो, कोई भी बात हो टैक्स के संरचना में, यह भाग भारत सरकार की संरचना को समझने के लिए आवश्यक, क्योंकि यह केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच विधायी, जितने भी कानूनी है, प्रशासन है और वित्तीय शक्तियों के वितरण का विवरण देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 15 चुनाव आयोग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। आर्टिकल 324 क्या कहता है? भारत का एक चुनाव आयुक्त होगा। चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में बात है। यह भारत का चुनाव आयोग की स्थापना करता है। भाग 15 भारत में चुनाव आयोग की स्थापना करता है और देश में चुनाव कराने और उसकी निगरानी करने की प्रक्रिया का विवरण देता है। देश में कैसे चुनाव करना है, उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उसका विवरण पेश करता है। चलिए भाग 8 यह आपातकालीन प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते, जैसे अभी मणिपुर में हाल ही फिलहाल में इमरजेंसी लगाया गया था, अभी तक लगा ही हुआ है शायद। 3 प्रकार के आपातकालीन शामिल है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों आर्टिकल, किसी न किसी एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है, याद रखिएगा। देख लीजिए कंटेंट कितना हेल्पफुल है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट बहुत हेल्पफुल है। किसी भी टीचर में जो आप पेड कोर्स में पढ़ते हैं वो हम लोग फ्री में पेड करा रहे हैं। अभी थोड़ा सीज़न चल रहा है इसलिए मैंने तो मैथ भी शुरू करने वाले हैं। देखिए ना आप लोग, जल्दी बहुत चीज़ आप लोग के लिए करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों तक, ताकि हम लोग का भी मनोबल बना रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड समस्या हो उसे कमेंट करके पूछें। चलिए भाग 20 के बारे में पढ़ते हैं। संविधान में अगर संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 या उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित मूल संरचना सिद्धांत भी सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय भी परिभाषित करता है मूल संरचना सिद्धांत का, उसका भी परिभाषा है। संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं आप। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। इसमें भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और क्षेत्रीय सीमाएं शामिल है। 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के शासन और नियंत्रण के प्रावधान को रेखांकित करती है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिला परिषद का प्रावधान करती है। 6ठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी के लिए जिला परिषद का प्रावधान का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची क्या है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। को एक दिन बताए थे वीडियो में, आर्टिकल वाला वीडियो में। संघ सूची क्या होता है? उसमें 100 विषय हैं, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची क्या है? इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कुछ विषय आते हैं, उसमें इसमें फिर 65 के आसपास विषय आते हैं। स्टेट में 48 के लमसम में आते हैं। पहले तो इससे ज़्यादा 52, लेकिन 4 इसमें समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे एडुकेशन, शिक्षा का बात करते हैं तो राज्य सरकार को भी कानून बनाना जरूरी है, सेंट्रल भी बनाता है। दोनों में से अगर जो कोई भी नियम बनाएगा, अगर दोनों ही नियम बनाता है तो सेंट्रल का नियम लागू होगा। केंद्र सरकार अपना नियम बना रही है तो ठीक है, तो उसका भी चल रहा है, लेकिन दोनों का नियम काटना नहीं चाहिए आपस में। दोनों का बात अगर मेल खा रहा है तो केंद्र सरकार का नियम लागू होता है। यही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अनुसूचियाँ वर्गीकृत की जिस पर संघ, राज्य कानून बना सकते हैं। 7वीं अनुसूची समझ गए, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषा। इसमें याद रखिएगा 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषा। अभी संविधान में कितने 22 भाषाओं की मतलब
22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची, कुल अधिनियमों का सत्यापन न्यायिक समीक्षा से भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए पहले संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। जितने भी भूमि सुधार कानून आए थे उससे बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल विरोधी प्रावधान और दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए जोड़ा गया था और अपनी राजनीतिक पार्टियों से अलग हो जाते हैं। जैसे कोई भी जीत जाता है कांग्रेस में, आ जाता है बीजेपी में, वैसे आने के लिए फिर से इलेक्शन में चुनाव जीत के आना होगा। इसे ही दल बदल कानून कहा गया है। कोई भी नेता किसी भी पार्टी से, तो उसे दल बदलने के लिए अपने फिर से चुनाव जीतना होगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची क्या है? पंचायत और नगर पालिका। 11वीं है पंचायती राज, 12वीं क्या है? 12वीं है नगर पालिका से संबंधित। 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। यह अनुसूची स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित दर्जा देती है और उनकी शक्तियों को, जिम्मेदारी को सूचीबद्ध करती है। समझ गए? 73वां 74वां संविधान संशोधन 11वीं और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो चैनल पे भी जाइएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें विद्या GS निकेतन से। हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उस पर भी आपको मोर अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम लोग उस पर काम करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़िए जितना जल्द से जल्द हो सके। टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम उसमें आ रहा है, देख लेते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज प्रथम दिन है, माँ कलश स्थापना की पूजा है। हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताते रहेंगे कि प्रत्येक दिन माँ की किस किस रूप की पूजा की जाती है। आप लोग उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए हैप्पी नवरात्रि आपको। आप सभी को शुभ नवरात्रि हो। माता सभी पर आशीर्वाद बनाए। आज आप लोग सफल हो, इसी बार सिलेक्शन ले लें। चलिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।